नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण हिंदीच्या पाठाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपल्या इयत्ता 9वीच्या पाठांपैकी कोणकोणते पाठ या वर्षीसाठी केवळ या वर्षीसाठी अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलेले आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे। त्याचा तुम्ही वाचन करायचे, जरी ते परीक्षेला नसले तरी ज्ञान हे कधीच वाया जात नाहीये। त्याचा तुम्ही अभ्यास करायचा आहे, परंतु परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्याचा विचार होणार नाहीये। तर ते पाठ आहेत प्रथम सत्र मधलं तिसरा पाठ कबीर, 8वां वीरभूमी पर कुछ दिन आणि 9वां वरदान मांगूंगा नहीं। दुसरे हे तिन्ही पाठ पहिली इकाई मधले होते। पुन्हा एकदा सांगते, तिसरा पाठ कबीर, 8वां वीरभूमी पर कुछ दिन, 9वां वरदान मांगूंगा नहीं आणि दुसरी इकाई याच्यामध्ये चौथा पाठ आहे सिंधू का जल, तो वगळण्यात आलेला आहे। 7वां पाठ आहे शिष्टाचार, तो वगळण्यात आलेला आहे आणि 10वां अपराजय, हे 3 दुसऱ्या इकाई मधले वगळण्यात आलेले आहे। आज आपण हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकातील जो 6वां पाठ आहे ए सखी हा पाहणार आहोत। इस पाठ के लेखक है अमीर खुसरो। उनका पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, लेकिन जनसाधारण में उन्हें अमीर खुसरो नाम से जाना जाता था। ये हिंदी के ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी इन भाषाओं में एक साथ लिखान किया था। उन्होंने गजलें लिखी है, कई किताबें लिखी है। उसी तरह खुसरो जी और एक बात के लिए मशहूर थे और वो बात है पहेलियों के लिए। अब पहेलियां किसे कहते हैं या मुकरियां किसे कहते हैं, ये हम पाठ के आगे चलकर देखेंगे, लेकिन उनके लिखान की ये खासियत थी। और ये जो पाठ है ये सखी, ये पाठ उनकी कुछ लोक प्रचलित जो पहेलियां हैं उनसे लिया गया है और उनके आधार पर एक मनोरंजक पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अभी अभी मैंने जिक्र किया था पहेलियों का या मुकरियों का। तो मुकरिया किसे कहते हैं या पहेलियां किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है मुकरिया यानी पहेलियों का एक रूप। हिंदी में हमें पहेली मालूम है, मराठीमध्ये आपण ज्याला कोडं म्हणतो किंवा शब्द कोडी असं म्हणतो। हे सखी हा जो पाठ आहे हा पाठ शब्द कोड्यांवरती आधारित आहे। लहानपणी पूर्वीच्या काळात विशेषतः करून बैठे खेळ जे खेळले जायचे त्याच्यामध्ये मुलांचा समूह असेल, मुलींचा गट असेल, अशा प्रकारे एकमेकांना ते शब्दकोडी घालत होते आणि त्याच्या आधारे, त्या शब्दकोड्यांच्या आधारे मनोरंजक पद्धतीने त्या खेळामध्ये मनोरंजकता होती, त्याच्यामध्ये बुद्धिचातुर्य होतं, बुद्धीची परीक्षा घेतली जात होती एकमेकांकडून आणि वेळही चांगला जात होता आणि ज्ञानात भरही पडत होती। त्याला ज्याला मराठीत शब्दकोडी वगैरे आपण म्हणतो त्यालाच हिंदीमध्ये पहेलिया असं म्हणतात किंवा मुकरिया असं म्हटलं जातं। एक तुम्ही अनेक वेळा असं एकमेकांना कोडी घातली असतील। मला आठवतं मागच्या वर्षी मी हा पाठ 9वीच्या वर्गात शिकवत असताना मुलांना तुम्ही एकमेकांना कोडी घाला असं सांगितल्यानंतर 30 मिनिट मुलांची शब्दकोडी चालली होती आणि खूप मनोरंजक पद्धतीने शब्दकोडी मुलांच्याकडून नवीन नवीन मला माहिती मिळाली। तर शब्दकोडी काय असतं याच्यासाठी मी तुम्हाला उदाहरण देते आणि ते सांगण्यातून मनोरंजकता कशी येते किंवा त्याच्यातून बुद्धिचातुर्य कसं कळतं, ज्ञानामध्ये भर कशी पडते ती माहिती होईल तुम्हाला। पहा, एक उदाहरण देते तुम्हाला। गोल आहे पण बॉल नाही, गोल आहे पण बॉल नाही, शेपूट आहे पण प्राणी नाही। गोल आहे पण बॉल नाही, शेपूट आहे पण प्राणी नाही, सारी मुलं माझी शेपूट धरून खेळतात, सारी मुलं माझी शेपूट धरून खेळतात, तरी मी रडत नाही। बॉल आहे पण गोल नाही, शेपूट आहे पण प्राणी नाही, सारी मुलं माझी शेपूट धरून खेळतात, तरीही मी रडत नाही। आणि आता याचं उत्तर समोरासमोर असतं तर मी तुम्हाला वर्गामध्ये विचारलं असतं, परंतु आता याचं उत्तर मीच तुम्हाला देते। त्याचं उत्तर आहे फुगा। तर या पद्धतीने एकमेकांना अशी शब्दकोडी जी घातली जातात हिंदीमध्ये त्यालाच पहेलिया किंवा मुकरिया असं म्हटलं जातं। या
लिखाण पद्धतीचं किंवा या मनोरंजक खेळाचं वैशिष्ट्य हे आहे की याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त महत्व आहे बुद्धी चातुर्याला. आणि ही बुद्धी चातुर्य तुम्हाला कुठं आजच्या काळात पाहायला मिळतं तर तुमच्या स्कॉलरशिपच्या विषयामध्ये एक बुद्धिमत्तेचा पेपर असतो आणि त्या बुद्धिमत्तेच्या पेपरमध्ये अशा प्रकारे बुद्धीला चालना देऊन अनेक प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला काय करावे लागतात, सोडवावे लागतात. त्याच्यामधून त्या बुद्धिमत्तेचे तुमचा कस लागत असतो. अर्थात आजच्या काळात स्कॉलरशिप ही परीक्षा आली असली तरी पूर्वीच्या काळापासून लोक समाजामध्ये सामाजिक स्तरावरती अशा प्रकारे बुद्धी चातुर्याची जनमानसांमध्ये परीक्षा घेण्याची एक मनोरंजक पद्धती होती ज्याला म्हणलेलं आहे पहेलिया. आता या ज्या आपण पहेलिया 9 पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये मैत्रिणींचा समूह आहे आणि या मैत्रिणींच्या समूहामध्ये मैत्रिणी एकमेकींना प्रश्न विचारताय. ती मैत्रीण उत्तर देतीये परंतु पुन्हा पुन्हा तिने दिलेलं उत्तर अगदी चातुर्यपणे तिने दिलेलं उत्तर कसं चुकीचं आहे ते तिची मैत्रीण तिला पुन्हा पुन्हा सांगते आणि याच्यातून म्हणजे दोन अर्थ एकाच ह्याच्यासाठी कसा वापरला जातो हे देखील गोष्ट तुम्हाला या ठिकाणी काय होणार आहे, कळणार आहे. तर आज आपण पाठाकडे वळूया. एक सखी. सखी म्हणजे मैत्रिणी एकमेकींना या प्रकारे काय करतायत, प्रश्न विचारतायत. रात समय व मेरे आवे, भोर भये व घर उठी जावे. आता पहा, अमीर खुसरो पटियाला उत्तर प्रदेश या ठिकाणी त्यांचा जन्म झालेला आहे. आणि मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं हिंदीमधले हे असे साहित्यिक होते की ज्यांनी हिंदी, हिंदवी आणि फारसी या भाषांचा मिलाप करून लेखन केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या लेखनामध्ये हिंदी भाषेची वेगवेगळी रूपं आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे ही भाषा तुम्हाला अगदी सरळ हिंदी वाटणार नाही तर थोडीशी ती काय आहे, बदल आहे. तर ते काय त्यांनी घातलेली एका मैत्रिणींनी दुसऱ्या मैत्रिणीला घातलेलं हे काय आहे, शब्दकोड आहे. रात समय व मेरे आवे, भोर भये व घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा. पुढं काय घातलंय तिने, रात समय व मेरे आवे. रात जब होती है तब वह घर आते हैं. भोर मतलब भोर का मतलब है सुबह. भोर का मतलब आप लिख लो, भोर का मतलब है सुबह. भोर भये व घर उठी जावे. सुबह होते ही वो चले जाते हैं, रात होते आते हैं, सुबह होते ही घर चले जाते हैं. यह अचरज है सबसे न्यारा. अचरज शब्द का मतलब है आश्चर्य. उन्होंने कहा है कि रात समय व मेरे आवे, भोर भये व घर उठी जावे. रात होती है तो मेरे घर आते हैं और सुबह होते हैं तो अपने घर चले जाते हैं. ये कैसा आश्चर्य है. ये सखी साजन. सखी उत्तर देती है, कौन है ये सखी, ये तो साजन है. तो कहती है दूसरी सखी पहले सखी को कहती है, नहीं सखी, ये साजन नहीं तो क्या है, तारा है, तारे है. जो तारे रात होते ही हमें आकाश में दिखाई देते हैं और सुबह होते ही आकाश से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. तो देखो, सहेलियों के बीच में ये पहेलियों का खेल चल रहा है और उन्होंने पहली पूछी है, रात समय वो मेरे आवे, भोर भये वो घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा. तो सखी कहती है सखी साजन, इसका मतलब इसका उत्तर साजन है. तो दूसरी सखी कहती है साजन नहीं है, ना सखी तारा, ये तारा है. अब दूसरी पहेली देखो क्या है. वह आवे तब शादी होए. वह आवे, वो जब आता है. मैंने यहाँ पर चित्र भी बनाया है. ये जो पहली पहेली था उसका चित्र मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है, तारा. तो दूसरी पहेली जो वो क्या कहती है, वह आवे तब शादी होए. अब आप क्या करिए, आप यहाँ इस चित्र में मैं जो वर्णन कर रही हूँ ढूंढने की कोशिश कीजिए. ये भी एक अनोखी पहेली अपने आप में हो जाएगी. उसने कहा है वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई. उसके कहने का मतलब है वो जब आता है तो शादी होती है, उस दिन दूजा और न कोई, दूसरे किसी को महत्व नहीं होता है, उसी को ही महत्व होता है जिसके आने से शादी होती है. मीठे लागे वाके वो. मीठे लागे वाके वो मतलब मीठे लागे.
अच्छे लगते हैं उसके बोल, वाक्य मतलब उसके। तो सखी क्या कहती है, वह आवे तब शादी होवे, वो जब आता है तो क्या होती है, शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन किसी दूसरे को महत्व नहीं होता है। वाके मीठे लागे वाके वो, उसके बोल बहुत मीठे लगते हैं। तो सखी कहती है जिसके आने से शादी होती है तो वो दूल्हा ही होगा, और उस दिन दूसरा किसी को महत्व नहीं रहता है। शादी के दिन तो दूल्हे और दुल्हन को ही महत्व रहता है। और इसीलिए सखी उत्तर में कहती है, ये सखी, अब इस पहेली का तो उत्तर साजन ही होगा, इसलिए वो कहती है ये सखी साजन। तो दूसरी उसकी जो सहेली है वो बड़ी होशियार, वो कहती है नाना सखी वो है ढोल। अब देखो यहाँ पर मैंने ढोल का चित्र भी बनाने की कोशिश की है। जब ढोल नहीं होता है तो शादी नहीं होती, ढोल बाजे बाराती होते हैं तभी क्या होती है, शादी होती है। इसलिए उसने दुधारा, आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये, दोन अर्थी शब्द वापरलेला आहे की त्या मैत्रिणीला वाटलं की ज्याच्या याने लग्न होतं त्या दिवशी त्यालाच महत्व असतं, त्याच्याशिवाय दुसरं कुणाला महत्व नसतं, तर तो नक्की नवरदेवच असणार, म्हणून ती म्हणते ये सखी साजन। तो मैत्रिणी म्हणती ना ना सखी वो है ढोल। अब देखो तीसरी पहेली, जब मांगू तब जल भरे लावे। मैं जब मांगू तो वो क्या करता है, जल भर के लाता है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन, तपन का मतलब है गर्मी, या यहाँ पर हम प्यास भी इसका अर्थ ले सकते हैं। तो उसने कहा है जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। देखो क्या कहा है उसने, मन का भारी तन का छोटा। तो उसने कहा है कि ये तो साजन ही हो सकता है जो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। तो इसीलिए वो सहेली कहती है सखी अब तो इसका उत्तर साजन ही होगा, इसलिए वो कहती है ये सखी साजन। तो उसकी सहेली कहती है ना ना सखी वो तो क्या है, लोटा है। हमारे जब हमें प्यास लगती है तो प्यास इसमें पानी, प्यास बुझाने के लिए लोटे में पानी भरकर लाया जाता है, और यहाँ पर मन की प्यास बुझाना यानी कि प्यास लगने पर जल को प्राप्त करने के लिए किया गया शब्द प्रयोग है। इसलिए उसने कहा है मन का भारी तन का छोटा। मन का भारी तन का छोटा मतलब दिल बड़ा और शरीर छोटा। मन का भारी तन का छोटा ये भी एक शब्द प्रयोग है। इसका मतलब होता है दिल जिसका बड़ा हो, शरीर भले ही छोटा हो, उसे क्या कहा गया है, यहाँ पर लोटा कहा गया है। तो इस तरह से ये सखियों के बीच में पहेलियां पूछी जा रही है, और ये सहेली को बार बार ये पहेली पूछी जाती है, और उसे हर बार ये लग रहा है कि इसका उत्तर साजन ही होगा, तो वो बार बार उत्तर साजन देती है। लेकिन उसकी सहेलियां बड़ी होशियार है, उस अर्थ का दूसरा शब्द वहां से निकल आता है। अब हम देखेंगे आगे जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया था, तन मन का भारी और तन का छोटा, दिल बड़ा और शरीर छोटा, तो यहाँ पर है वो है लोटा। अब देखो आगे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काट खावे। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। तो क्या कहती है, बेर बेर, बेर बेर का मतलब है बार बार, बार बार। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की। सखी कहती है, फिर कहती है क्या ये तो साजन है? वो कहती है ना ना सखी वो है मक्खी। मक्खी का चित्र भी बनाने की वहां पर कोशिश की है। अब देखो आगे सहेली एक दूसरे से सवाल करती है, वो कहती है अति सुरंग है रंग रंगीलो। अति सुरंग है रंग रंगीलो मतलब ये बड़ा ही रंग बिरंगा है। सुरंग रंग बिरंगा, कई रंगों से जिसे अच्छी तरह से रंगाया गया है उसे रंगीला कहा जाता है। तो अति सुरंग है रंग रंगीलो मतलब रंग से रंगाया हुआ है गुणवंत बहुत चटकीलो, वो बहुत ही गुणवंत है और बोलने में तो बड़ा ही चतुर है।
अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, हर दिन रात को क्या करता है, राम का भजन करता है और फिर ही सोता है। बोलो ये कौन है? सखी ने पहली सखी से सवाल किया है। क्या सवाल किया है? अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। मतलब दिखने में तो रंग रंगीला है, गुणी भी बहुत है, बोलने में भी चटपटा है, और रात को राम भजन किए बिना वह सोता नहीं है। तो कौन है? फिर से कहती है कि सखी साजन, वो कहती है ना ना सखी, वो है तोता। मराठीमध्ये आपण त्याला काय म्हणतो? पोपट. आणि जो जास्त बोलतो त्याला आपण म्हणतो पोपटपंची करतो. आणि त्याचा पोपटाचा रंगही छान असतो. आणि पोपट विशेष करून असा पक्षी आहे की ज्याला आपण जो शब्द बोलायला शिकवतो तो शब्द तो बोलतो आणि उच्चारतो. त्यामुळे तिने म्हणलेलं आहे की राम भजन बिन कभी न सोता. राम 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 वगैरे म्हणायला शिकवलं. अशी एक कहाणी आहे की कोणीतरी पोपटाला म्हणायला शिकवलं आणि तो राम 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 म्हणू लागला. त्या पद्धतीची ही कहाणी. म्हणून या ठिकाणी राम भजन असा त्याचा काय घेतलेला आहे? संदर्भ घेतलेला आहे. पुढे पहा, अर्धनिशा व आयो भोन. आता या ठिकाणी दोन शब्द आहेत. अर्धनिशा. अर्धनिशा का मतलब है आधी रात को. अर्धनिशा आधी रात. और भवन का मतलब है भवन. अर्धनिशा व आयो भवन म्हणजे आधी रात को वह हमारे भवन में आता है. सुंदरता बरने कवि कौन. उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता. इतना वो खूबसूरत है, इतना वो सुंदर है. जो आधी रात को आता है, भवन में दिखाई देता है, और उसकी सुंदरता का वर्णन कवि भी नहीं कर सकते, इतना वो सुंदर है. निरखत ही मन भयो आनंद. उसे निरखना मतलब देखना, उसे देखते ही मन को क्या हो जाता है? आनंद हो जाता है. मतलब आधी रात को दिखाई देता है, भवन में आता है, सुंदरता उसकी इतनी है, कवि भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, और उसे देखते ही मन को क्या हो जाता है? आनंद हो जाता है. तो पहली सहेली को लग रहा है अभी भी इसका जवाब साजन ही होगा. इसलिए वो कहती है क्यों सखी साजन? वो कहती है ना सखी, वो है चंद. चंद का मतलब है चांद. चंद का मतलब आप लोग लिख लीजिए, चंद का मतलब है चांद. वहां पर चांद का चित्र भी बनाया है. आधी रात को हमें आकाश में जो चंद्र दिखाई देता है, वैसे तो कई कवियों ने इस चांद का, चंदा मामा का कई कवियों ने वर्णन किया है. उस पर कई तरह की कविताएं लिखी है, लेकिन जितना भी लिखा जाए उसके बारे में कम है, क्योंकि उसकी सुंदरता का मोल दुनिया में अन्य कहीं भी दिखाई नहीं देता. इसीलिए कहा है कि सुंदरता बरने कवि कौन. मतलब उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता, इतना वो क्या है? सुंदर है. अब आगे की पहेली. एक अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि कविता जो रहती है, उस कविता में पहले परिच्छेद का दूसरे से तीसरे से ताल्लुक रहता है. जेव्हा आपण एखादी कविता शिकतो तेव्हा कवितेची जी कडवी असतात त्या पहिल्या कडव्याचा दुसऱ्याशी संदर्भ, दुसऱ्याचा तिसऱ्याशी, आणि शेवटची जी ओळ असते त्याच्यात सारांश. म्हणजे अशा प्रकारे त्या कवितेचा एकमेकांशी काय होत असतो? संदर्भ येत जात असतो. तसं हे जे ए सखी हा जो आपण पाठ पाहतो, जो पहेलियांवर आधारित आहे, ही प्रत्येक पहेली कशी आहे? स्वतंत्र आहे. आणि अशा ह्या 9 पहेली या ठिकाणी तुमच्यासाठी दिलेल्या आहेत. आणि त्या 9 पहेलींचं चित्र देखील मी फळ्यावरती काय केलेलं आहे? काढलेला आहे. त्याचे अर्थ आणि त्या 2 मैत्रिणींमध्ये चाललेला हा संवाद. पुढे पाहूया आपण आता. शोभा सदा बडावन हारा. वो क्या करता है? शोभा बडावतो, शोभा वाढवतो. शोभा सदा बडावन हारा, अखियन से छिन होत न न्यारा. वो शोभा बढ़ाने के काम आता है और कभी भी आंखों से उसे हटाया नहीं जा सकता. शोभा सदा बडावन हारा, अखियन से छिन होत न न्यारा.
आंखों से एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं हो सकता। 8 पहर में रो मनोरंजन, क्या कहा है? 8 पहर में रो मनोरंजन क्या होता है? वो शोभा बढ़ाने के काम आता है, आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता है। 8 पहर में रो मनोरंजन, वो 8 पहर मेरा मनोरंजन करता है, मन को लुभाता है। तो सखी फिर कहती, क्या सखी ये साजन है? वो कहती है, ना सखी अंजन। अंजन का मतलब है काजल। जो महिलाएं या औरतें होती है वो अपने आंखों में जो डालती है उसे क्या कहते हैं? काजल कहते हैं, अंजन कहते हैं। तो ये अंजन है जो आंखों की क्या करता है? शोभा बढ़ाता है, आंखों की शोभा बढ़ाने के काम आता है। आगे की पहली देखो, जीवन सब जग जासो कहिए। जीवन सब जग जासो कहिए। जाला, जासो का मतलब इथं जाला घ्यायचंय। जीवन, ज्याला सगळे जीवन म्हणतात। जासो सब जग जीवन कहिए। जीवन सब जग जासो कहिए, ज्याला सगळं जग काय म्हणतं? जीवन असं म्हणतं। वाबिनु नेकन धीरज रहिए, उसके बिना धीरज नहीं रहता है। वाबिनु नेकन धीरज रहिए, हरे चिनक में हिय की पीर। हिय का मतलब है हृदय। अगर ये नहीं मिलता है, हर क्षण हमारे हृदय को पीड़ा मिलती है। क्या कहा है? देखो फिर से कहिए, सुनिए। जीवन सब जग जासो कहिए, ज्याला सगळे जण काय म्हणतात? जीवन म्हणतात। वाबिनु नेकन धीरज रहिए, उसके बिना धीरज नहीं रहता है। हर एक क्षण उसके बिना हृदय, वो न मिलने से क्या होती है? हृदय को पीड़ा होती है। तो ये क्या है? अब पहली सहेली कहती है ये तो साजन ही हो सकता है, तो वो कहती है ना, वो चीज जो है जिसे लोग जीवन कहते हैं, जिसके बिना धीरज नहीं धरा जाता है और उसे न मिलने से हृदय को पीड़ा मिलती है, वो तो नीर है। नीर का मतलब है जल, जिसे हम पानी कहते हैं। जल न मिलने पर हमें तकलीफ होती है, पानी न मिलने से तो हमारा जीवन भी चला जा सकता है, और इसीलिए तो पानी को जीवन कहा गया है, जल कहा गया है। और अंतिम पहेली है, बिन आए सब ही सुख भूले। जिसके न आने से, बिन आए मतलब न आने से, बिन आए सब ही सुख भूले, जिसके न आने से सब सुख भूल जाते हैं। आए ते अंग अंग सब फूले, और उसके आने से खुशी खुशी मिलती है। न आए तो दुख ही दुख मिलता है, आए तो खुशी खुशी मिलती है। सिरा भई लगावत छाती, और अगर वो मिलता है तो हम मिलते ही झट से उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं। क्यों सखी साजन हो कहते, ना सखी वो है पाती। पाती का मतलब है पत्र, खत जिसे हम कहते हैं। अगर खत मिलता है, अब तो देखो जमाना बदल गया, लेकिन पुराने जमाने में खत के माध्यम से ही एक दूसरे को अपनी खबर बात पहुंचाई जाती थी। जो दुख है वो बांटा जाता था खत के माध्यम से, जो खुशी है वो भी खत के माध्यम से ही बताई जाती। तो वो खत जब मिलता है तो लोग क्या करते थे, जैसे कि ब्याहता औरत है, अपने मैके से दूर है, तो खत की राह देखती रहती थी कि कब खत आएगा मेरी माँ का, मेरे भाई का, मेरे बहन का। और खत मिलते ही उसे इतनी खुशी हो जाती थी तो उसे पकड़कर वो अपनी छाती से लगा लेती थी। तो वो है पत्र। तो इस प्रकार हमने ये सखी इस पाठ में ये 9 पहेलियां देखी है, 9 मुकरियां देखिए। अमीर खुसरो जी ने बड़ी खूबसूरत ढंग से ये हमारे सामने प्रस्तुत की है। तर पहा मुलांनो, या पाठामध्ये आपण 9 पहेलिया, 9 शब्दकोडी पाहिलेली आहेत। 2 मैत्रिणींच्या मधला हा संवाद आहे। एक मैत्रीण दुसऱ्या मैत्रिणीला पुन्हा पुन्हा शब्दकोड घालतीये आणि त्याचं उत्तर प्रत्येक वेळी आपल्यातही तुम्ही पाहिलं असेल की एकाने जर शब्दकोड घातलं तर त्याचं उत्तर अनेक प्रकारे देण्याची मुलं प्रयत्न करतात, आणि जोपर्यंत खरं उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत ज्यांनी ते कोड घातलेले त्याला खूप आनंद होत असतो की याला त्याचं उत्तर मिळत नाही। म्हणजे याच्यातून आनंद आहे, ज्ञान आहे, बुद्धी चातुर्य आहे, आणि म्हणायलाच गेलं तर आजच्या लॉकडाऊनमध्ये टाइमपास सुद्धा आहे। तर अशा प्रकारे हा 9 पहेलियांचा हा पाठ आपल्या समोर अमीर खुसरोंचा अतिशय सुंदर असा हा पाठ आपल्या समोर प्रस्तुत केलेला आहे।
आता या पाठामध्ये विचारला जाणारा महत्वाचा प्रश्न कुठला तो देखील आपण पाहूया। पाठाच्या खाली 2च प्रश्न दिलेले आहेत। मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता लिखिए। मग त्यांनी एक एक शब्द दिलेले आहेत आणि त्याची विशेषता दिलेली आहे। तर याच प्रकारे आपल्याला परीक्षेला विचारलं जातं। जसं त्यांनी तोता म्हणलेले, तो तोता इसकी विशेषता यहाँ पर उन्होंने बताई है, राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला। तो कभी कभार आपको विशेषता पूछी दी जाएगी और शब्द पहचानने को कहा जाएगा, जैसे कि राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे तोता। लेकिन कभी कभार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तोता और उसकी क्या लिखिए, विशेषता लिखिए। फिर उन्होंने दूसरा शब्द दिया है नीर। तो नीर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि हर शिनक में हिय की पीर, जिसके न मिलने से हृदय में पीड़ा होती है, वो क्या है, नीर है। जिसे मिलते ही हम छाती से लगाते हैं वो क्या है, पाती है। या फिर रात समय को जो आता है और भोर भय जो चला जाता है वो कौन है, तो तारा है। जिसके आने से शादी होती है और उस दिन, या फिर मीठे लागे वाके बोल, ऐसा कौन है, तो वो है ढोल। किंवा असाही प्रश्न विचारू शकतात, मन का भारी तन का छोटा, तो उसका जवाब है लोटा। किंवा मक्खीसाठी बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। राम, आताच आपण तोत्याचं पाहिलं, राम भजन बिन कभी न सोने वाला, या फिर 8 पहर मनोरंजन करने वाला। इस तरह से आपको विशेषता लिखनी होगी। हर शब्द की 9 प्रकार की विशेषता यहाँ पर लिखनी है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर आपको 4 दिए हैं, तोता, नीर, अंजन और ढोल। तो हमें लिखना है तारा, फिर मक्खी, चंद या चांद लिख सकते हैं, अंजन और पाती। इन सभी की विशेषता यहाँ पर लिखिए और ये गृह कार्य में आप लिखिए। गृहपाठामध्ये या 9 पहेलियांचा हा चार्ट करायचा आहे आणि हा होईल आपला गृहपाठ क्रमांक 5। तर याप्रमाणे 5 गृहपाठ आतापर्यंत आपले झालेले आहेत आणि सगळे गृहपाठ वहीमध्ये लिहून ठेवायचे। आजचा दिनांक टाकायचा आहे। ज्यावेळी शाळेमध्ये आपण एकमेकांच्या समोर येऊ तेव्हा तुमच्या या वह्या घेतल्या जाणार आहेत। तुम्हाला हा पाठ समजला असेल। अशा प्रकारच्या काही शब्द कोडी वगैरे मिळाली कुठे तर तुमच्या वहीमध्ये लिहून ठेवा। आपण समोरासमोर भेटू तेव्हा त्याच्यावरती काय करूयात, चर्चा करूयात। तर तुम्हाला हा पाठ समजला असेल आणि नसेल समजला, यातलं काही जर अडलं तर तुम्ही फोन करून विचारू शकता।